हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी डबल ई। दिस इज जयंत। आई होप कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जो कि एटॉमिक पावर प्लांट। और एटॉमिक पावर प्लांट से कहीं ना कहीं से आप लोग एक वर्ड को निकाल ही पा रहे होंगे कि हम लोग जो हमारी बेस एनर्जी है, जैसे कि हम लोग थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमारी बेस एनर्जी हम लोग कहाँ से ले रहे थे? कोल से ले रहे थे। हाइड्रो पावर प्लांट के हमारे अंदर हमारी जो बेस एनर्जी थी वो हमें कहाँ से मिलती थी? हाइड्रो मतलब कि वाटर से मिल रही थी। उसी तरीके से जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसके अंदर हमें हमारी जो बेस एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी एटम से। तो कहीं ना कहीं पे हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के साथ के अंदर कुछ ना कुछ खेल करने वाले हैं और वहाँ से हम लोग हमारी एटॉमिक एनर्जी या फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसे लेके और फिर एंड प्रोडक्ट के तौर पे किसे जनरेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने वाले हैं। जैसा कि वर्ड न्यूक्लियर सुनते ही जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग के अंदर स्ट्राइक करती है वो कहीं ना कहीं पे स्ट्राइक करती है जापान के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर यूएसए ने जापान के दो सिटीज नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किया था, या फिर आप ये कह सकते हैं एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया। तो वहां से हमें आम जो नागरिक हैं उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी की पावर के बारे में पता चला था। बट जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसने हमें जो नाइफ दिया है, जो चाकू दिया है, उससे अब हम किसी की नाक काटें या मुझसे सब्जी काटें या किसी और पॉजिटिव काम के लिए यूज करें, हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसी तरीके से जो साइंटिस्ट है उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को कहीं ना कहीं पे यूज करके एज ए इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करने के लिए काम में लिया और हमें एक सस्टेनेबल और एनर्जी सोर्स दिया है। कहीं ना कहीं पे अगर देखा जाए तो कॉन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है, अगर इसे हम लोग सही कंट्रोल्ड वे के अंदर यूज करें तो कहीं ना कहीं पे ये जो फ्यूचर की जो एनर्जी की डिमांड है और जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की एनर्जी की डिमांड है उसे फुलफिल करने के अंदर बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है। अभी करंटली काफ़ी कम देशों के पास के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसे जनरेट करने की कैपेबिलिटी है और काफ़ी कम देशों के पास के अंदर न्यूक्लियर फ्यूल्स के डिपॉजिट्स हैं। और आप ये मान के चलिए कि न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका यूज़ होने से ज़्यादा कई सारी जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स होने ये डर है कि इसका यूज़ होने की जगह पे इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी इतनी आसानी से नहीं किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर चलते हैं। बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर काफ़ी कम पूछा गया है, काफ़ी ब्रीफ के अंदर पूछा गया है। बाकी न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने अंदर काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बट हमें इसे काफ़ी लिमिटेड के वे के अंदर डिस्कस करना है। कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि फ्यूजन की, फर्टाइल फिजाइल मटेरियल्स और कुछ रिएक्टर्स हैं, उन्हें ही हमें केवल डिस्कस करना है, ज़्यादा डीपली हमें जाना नहीं है। बट तो भी मैंने आपको समझाने के लिए और आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा एटॉमिक फिजिक्स का भी पार्ट इंक्लूड किया गया है, जिससे आपको थोड़े से डाउट्स कम हो और काफ़ी सारे आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर ईजिली मिले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर से एटॉमिक पावर प्लांट। So by the definition, a generating station in which nuclear energy is converted into electrical energy is known as nuclear power plant. Nuclear energy is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसे ही हम लोग कैसे कन्वर्ट करें? हम लोग उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करें। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? न्यूक्लियर एनर्जी का कहने का मतलब ये है कि आपका जो एटम है उसके स्ट्रक्चर के साथ में या फिर जो पेरेंट एटम है उसके साथ में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करी जा रही है और वो एनर्जी को जो कर रहा है वो रिलीज कर रहा है और उसी जो रिलीज एनर्जी है उसी इसकी हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं। इन अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन radioactive elements such as uranium, thorium, plutonium etc are subjected to nucleus fission। अच्छा, अब ये वर्ड आ रहा है nucleus fission। इस nuclear fission वर्ड को अभी के लिए आप लोग मार्क कर लीजिए, अभी हम इस वर्ड को समझेंगे थोड़ा सा आगे जाके। इन स्पेशल एपरेटस नोन एज रिएक्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, एक स्पेशल एपरेटस बनाया जाता है। उस स्पेशल एपरेटस के अंदर क्या होता है? जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसे फिजन के प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है। फिजन क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसे। The heat energy thus released is utilized in rising the steam at a high temperature and in a pressure. The steam runs the steam turbine which converts the steam energy into mechanical energy. The turbine drives the alternator which converts the mechanical energy into electrical energy। सेम वही प्रोसेस है जो हमने आगे के हमारे दो पावर प्लांट्स के अंदर किया था। फर्स्टली कोई ना कोई हमारे पास में बेस एनर्जी सोर्स होता है, उस बेस एनर्जी सोर्स से हम लोग जो टरबाइन है उसे रिवॉल्व कराते हैं और वो जो टरबाइन है वो रिवॉल्व कराता है अल्टरनेटर को और हमें क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मिलती है। बट ये क्या होता है? एक स्पेशली डिजाइन पावर प्लांट है जिसके अंदर किसी भी एटम के साथ के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है उसका
फिजन कराया जा रहा है, मतलब कि फिजन का मतलब अभी आप लोगों को ये समझाया जाए कि फिजन का मतलब क्या होता है कि उसे ब्रेक किया जा रहा है, उसे तोड़ा जा रहा है। अब उसे तोड़ा जा रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी की हेल्प से क्या हो रहा है, पानी को बॉयल किया जा रहा है, स्टीम जो है उसे जनरेट किया जा रहा है, और फिर जो स्टीम है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी टर्बाइन को रिवॉल्व कराने के लिए, और फिर वो टर्बाइन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए जो एब्रीवेशन काम में लिया जाता है वो एब्रीवेशन क्या है, एनपीपी। अब एनपीपी क्या होता है, आपने कई बार न्यूज़ के अंदर सुना होगा, एनपीपीपी ट्रीटीज, ठीक है। एनपीपी ट्रीटीज जो होती हैं ये साइन की जाती है किसी भी न्यूक्लियर, जो भी आप लोगों के पास के अंदर जिसके पास में न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने की जिस देश के पास में कैपेबिलिटी है, वो इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया करता है ऐसे देशों के पास के अंदर जहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की जिनके पास के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। बट अभी यहाँ पे हमें ना 2-3 वर्ड्स सीखने पड़ेंगे। फर्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी, इस वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर इसके बाद के अंदर न्यूक्लियर फिजन, इस वर्ड को हम लोग डिस्कस करते हैं, और फिर रिएक्टर। बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर केवल और केवल बेसिक डेफिनेशन के बाद के अंदर रिएक्टर्स ही पूछे गए हैं या फिर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ही। बट अगर इतना सा पढ़ा के अगर छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा कि डाउट्स काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, बिकॉज वैसे तो हम लोगों ने क्लास 12th के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर रखा है फिजिक्स सेकंड के अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट तो भी हमें एक बार थोड़ा बहुत हम लोग एटम के बारे में, थोड़ा बहुत आइसोटोप्स के बारे में, थोड़ा बहुत चेन रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें अगर कोई डाउट्स होंगे तो वो सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। अच्छा, यूरेनियम और थोरियम जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है कि इनका स्पॉन्टेनियसली डिके हुआ जाता है, मतलब कि ये स्टेबल नहीं होते हैं, बट ये क्या होते हैं स्पॉन्टेनियसली डिके कर करके, मतलब कि अपने एटम्स के अंदर, अपने आप ये कह सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर के अंदर बार बार कंटिन्यूसली चेंज कर करके एक स्टेबल एटम बनाने की कोशिश करते हैं, एक स्टेबल एलिमेंट बनाने की ये कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है कि नेचुरली डिके हुए जाते हैं वक्त के साथ साथ के अंदर, क्योंकि इनको भी क्या होता है कि नेचर के अंदर हर चीज़ क्या होती है, स्टेबिलिटी चाहती है। तो सेम उसी तरीके से जो थोरियम और यूरेनियम है ये क्या है कि अनस्टेबल इन नेचर है। तो ये क्या होता है कि रेडिएशंस अपने अंदर में से बाहर निकाले जाते हैं और उसके बाद में क्या होता है, डिके हुआ जाता है इनका, क्योंकि ये भी क्या होते हैं कि स्टेबल स्टेट के अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं नीड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए, नीड ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कि हमें क्यों है न्यूक्लियर पावर प्लांट की जरूरत। ठीक है, द एनर्जी नीड ऑफ कंट्री कैन नॉट बी मीट फ्रॉम ए सिंगल सोर्स। किसी भी देश की जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो कोई भी एक पावर प्लांट फुलफिल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है तो हम लोग है ना हाइड्रो पावर प्लांट लगा देने, या कभी भी हाइड्रो पावर प्लांट हमारे पास में फेल हो सकता है। अगर हमारे पास में जो कोल के अगर डिपोजिट्स हैं तो हम ऐसा नहीं है कि हम हर जगह जगह पे थर्मल पावर प्लांट्स के डिपोजिट लगा दें, क्योंकि कभी ना कभी पे ये जो कन्वेंशनल सोर्सेज है कहीं ना कहीं पे हमें पता है कि वक्त के साथ के अंदर खत्म होने वाले हैं, या फिर जो करंटली जो जनरेशन की डिमांड है, जो करंटली जो पावर की जो नीड है उसे कहीं ना कहीं पे ये फुलफिल करने के अंदर एक सिंगल पावर प्लांट फेल कभी भी हो सकता है। हेंस वी यूज एन मल्टीपल टाइप ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन स्टेशंस। थर्मल हैज इट्स ओन एडवांटेजेस विद सम डिसएडवांटेज ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल कोल की कभी भी शॉर्टेज आ सकती है, पॉल्यूशंस मेनली जो है वो है कोल की शॉर्टेज, और फिर क्वालिटी ऑफ कोल। हाइड्रो की भी अपनी कुछ एडवांटेजेस है, हाइड्रो की भी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस है। हाइड्रो चीप पड़ता है बट कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारे ऊपर, या तो वाटर रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट जैसे कि ग्लेशियर्स वगैरह, या फिर किसके ऊपर है कि रेन जो रिवर का रन ऑफ है जैसे कि बारिश के ऊपर, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर बारिश अगर ज़्यादा हो गई तो हमें एक अच्छी क्वांटिटी के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। बट द न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द ओनली सोर्स विच कैन बी सप्लाई द फ्यूचर एनर्जी। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है कि जैसे कि अभी दुनिया के पास के अंदर यूरेनियम के बहुत सारे डिपॉजिट्स पड़े। ठीक है, ये चीज़ मुझे अभी तो नहीं बतानी चाहिए बट मैं बता देता हूँ कि नेचर के अंदर यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं, वन इज यूरेनियम 238 एंड अनदर वन इज यूरेनियम 235। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइसोटोप्स के बारे में बताऊंगा। यूरेनियम 235, इसके अंदर में जो यूरेनियम 235 है केवल और केवल यही आपके पास के अंदर जो न्यूक्लियर चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन भी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वही आपके पास के अंदर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को सस्टेन करा सकता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसी को आप केवल और केवल फ्यूल के तौर के ऊपर काम में ले सकते हो किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। बट जो यूरेनियम 238 है ये नेचर के अंदर 99.3% अवेलेबल है, और ये जो है ये नेचर के अंदर ओनली 0.7% अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कम अवेलेबल है। बट यहाँ पे फिर एक और चीज़ लगती है, वो ये चीज़ कहती है कि अगर इन दोनों का आप कॉम्बिनेशन करते हो और उसके बाद से अगर आप इसे 1 kg भी अगर आप यूरेनियम जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके,
4500 टन्स ऑफ कोल्स, 4500 टन्स ऑफ कोल्स मतलब 4500 टन्स ऑफ कोल के बराबर होता है 1 केजी ऑफ यूरेनियम, जिसके अंदर भी आपके पास के अंदर ओनली जो इनरिचमेंट जो होता है वो 3 से 5% होना चाहिए। किसका? यूरेनियम 235 का। और वो आपके पास के अंदर कितनी के बराबर एनर्जी जनरेट कर सकता है? 4500 टन कोल के बराबर आपके पास के अंदर एनर्जी को जो है वो जनरेट कर सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि एक चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है या नहीं है? ऑब्वियसली चीज है कि अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को इस हिसाब से डेवलप कर लेते हैं तो हम काफी चीप सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। द इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वेरी हाई। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि जो इनिशियल जो कैपिटल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि काफी ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, रेडिएशन लीक नहीं हो जाए। टेक्नोलॉजी जो है वो काफी कम देशों के पास के अंदर है। यूरेनियम जो है जो इज एज ए बेसिक फ्यूल है वो आप लोगों के पास के अंदर जो यूरेनियम 235 है वो काफी कम अमाउंट के अंदर है। तो आपको आपका प्लांट्स के सेटअप, फ्यूल डेवलपमेंट प्रोसेसेस वगैरह सब कुछ डेवलप करना पड़ता है, क्योंकि आपको इसमें से 0.7% से आप लोगों को एक पैलेट बनाना है और उसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रेशन रखनी है 3 से 5% की। तो ऑब्वियसली चीज़ है कि कैपिटल कॉस्ट और फ्यूल कॉस्ट तो काफ़ी हाई होने ही वाली है, इज़ वेरी हाई। ओनली अ वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड possess the technology to manufacture the nuclear power plant is likely to be supply the future great demand and a great portion of the power need of the world। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि काफी कम देशों के पास के अंदर न्यूक्लियर पावर एनर्जी जनरेट करने के सोर्सेज हैं, बट जितने भी देशों के पास में न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज करने के मेथड्स हैं वो अपने आप के अंदर आज एक डेवलप्ड कंट्रीज है, और इंडिया भी कहीं ना कहीं पे न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के प्रोसेस के अंदर काफी अच्छे से और काफी फास्टली ग्रो कर रहा है। तो चलिए थोड़ा सा पहले ना हम लोग एटॉमिक फिजिक्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग आगे जाके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ेंगे और फिर इस लेक्चर को रिएक्टर्स पढ़ने के बाद के अंदर बाइंड अप करेंगे। देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या होता है। अच्छा हाँ, पहले थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए इमेज को। ये इमेज वैसे मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि एक पैलेट को भी हम लोग समझाऊंगा कि एक पैलेट क्या होता है। ठीक है, इसको इस इमेज के ऊपर हम लोग अभी वापस से आते हैं, एक सेकंड। ठीक है, पहले हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स का जो सबसे पहला फॉर्मूला है, जो कि हम लोगों ने कई बार क्लास का छोटी छोटी क्लासों के अंदर भी पढ़ा होगा, E इज इक्वल्स टू mc², जो कि हमारे पास में कह रहा है कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं पे दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। E इज इक्वल्स टू mc², थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टीन सर ने दिया था। इसके अंदर क्या कहा जाता है कि मास और एनर्जी जो है वो आप लोगों के पास के अंदर एक दूसरे के ऊपर इंटरचेंजेबल है। इफ मास इज डिस्ट्रॉयड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड मास कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपके पास में अगर आप किसी भी मास को अगर डिस्ट्रॉय करेंगे, अगर किसी भी मास को अगर आप ब्रेक करेंगे तो आपके पास में एनर्जी जनरेट होगी, और अगर आप एनर्जी की हेल्प से आप किसी भी दो मासेस को कंबाइन करके या फिर आप एनर्जी की हेल्प से मास को भी आप जनरेट कर सकते हो। तो वो हो गया E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ से क्या होता है, दो टर्म्स निकल के आती है, वन इज फिजन एंड अनदर वन इज फ्यूजन। वन इज फ्यूजन एंड अनदर वन इज फ्यूजन। ये सिलेबस के अंदर आप लोगों के पास के अंदर स्पेशली मेंशन्ड है। सो नाउ द फ्यूजन को आप लोग समझिए। फ्यूजन के अंदर क्या होता है, आपके पास के अंदर लाइटर एलिमेंट्स जो होता है वो दो लाइटर या दो से ज्यादा लाइटर एलिमेंट्स मिलके आपके पास के अंदर क्या होता है, एक हैवीयर एलिमेंट्स को बनाते हैं। और ये हैवीयर एलिमेंट जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास के अंदर कहीं ना कहीं पे एनर्जी एब्जॉर्ब करके, और फिर एक प्लाज्मा वगैरह का ये थोड़ा सा जो आप लोग 8th सेमेस्टर के अंदर जाके पढ़ेंगे, इस फ्यूजन की हेल्प से भी इलेक्ट्रिसिटी को आप जनरेट किया जाता है, बट ये 8th सेमेस्टर का टॉपिक है। बट यहाँ पे हम लोग जो काम में लेने वाले हैं वो लेने वाले फ्यूजन के प्रोसेस को। फ्यूजन के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि कोई भी एक हैवीयर एलिमेंट होता है, उस हैवीयर एलिमेंट को ब्रेक किया जाता है दो और दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पास के अंदर एनर्जी को रिलीज करने के लिए। और यहाँ से क्या होता है कि आपके पास में एनर्जी रिलीज करी जाती है, और यही करंटली अभी सिनेरियो जो है इलेक्ट्रिकल जनरेशन के अंदर काम में लिया जाने वाला। पूरा जो हमारा टॉपिक है वो फिजन और फ्यूजन के ऊपर ही डिपेंडेंट होने वाला है। अच्छा, फिजन और फ्यूजन के अंदर कंफ्यूज ना हो तो इस चीज को समझ लीजिए कि जो फ्यूजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 6 वर्ड्स होते हैं, और जो फिजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, 60 जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये ऑलरेडी हैवियर इन नेचर होता है, तो आप हैवियर को ही ब्रेक कर सकते हो। तो फिजन का मतलब हो गया कि ब्रेकिंग ऑफ हैवियर एलिमेंट, और फ्यूजन का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ टू लाइटर एलिमेंट्स इनटू ए हैवियर एलिमेंट्स। ठीक है, ये हो गया आपके पास में फिजन और फ्यूजन। अच्छा, अब आइसोटोप्स एक वर्ड है, उसे हमें समझना पड़ेगा क्योंकि वो हमारे पास में जाके रेडियो एक्टिविटी के अंदर और चेन रिएक्शन के अंदर हेल्प करने वाला है। बट उस आइसोटोप को समझने से पहले हमें कहीं ना कहीं पे समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। देखिए, कोई भी जो यूनिवर्स के अंदर मैटर है वो मिलके बना है आपके पास के अंदर एटम से। ठीक है, और एटम जो है वो कंसिस्ट होता है आपके पास के अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से, और जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर होता है आपके पास के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो आपके न्यूक्लियस के जो आपका प्रोटॉन होता है वो आपके पास के अंदर जो आपका
न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है वो क्या रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और किसके अंदर, एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है। ये हो गया आपके पास के अंदर एटम का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे पास के अंदर जो काम का वर्ड है वो है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास के अंदर दो चीजें आ गई, वन इज प्रोटॉन एंड वन इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से हम लोग पता करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो काफी इनसिग्निफिकेंट नेचर होता है, मतलब कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अगर आप कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रॉन का मास ऑब्वियस चीज है काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे इज इक्वल, और ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोग इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर और फिर उसके बाद में हम लोग फ्यूजन का जो दो वर्ड जो समझे वो आप लोग इंटररिलेट कर पाए। तो क्या होता है कि यहाँ से आप लोगों के पास के अंदर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, और यही होता है किसी भी एटम के मास के लिए। ठीक है, ये एटम का मास इन्हीं से होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी जो एटम है आपका उसको आप किस हिसाब से करोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखो तो जैसे कि आपका जो एटम है फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन का है, तो नाइट्रोजन के एटम को आप किस तरीके से लिखोगे, इसका मास नंबर किस तरह से आ गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपने ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो गया आपके पास के अंदर 14 इसका मास नंबर आ गया, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आ गया आप लोगों के पास के अंदर 7। तो इसी हिसाब से क्या होता है कि आपके पास के अंदर आप लोग डिफाइन करते हो। अच्छा, अब क्या होता है कि काफ़ी सारे एटम्स जो होते हैं वो कि उनका क्या होता है कि न्यूट्रॉन की जो उनके अंदर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है कि डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं। एक ही तरीके का एटम उसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, स्टेबल स्टेजेस के ऊपर उसके अंदर क्या होता है कि आप ये मान के चलिए कि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उसकी अलग अलग होती है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और फिर वो क्या होता है कि उसको बताता है स्टेबल अनस्टेबल इज डिपेंड, ये डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, काफी बार जैसे कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं और कुछ आइसोटोप्स जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होता है कि उसके हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स क्या होते हैं, सम एलिमेंट्स हैव एन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, दिस न्यूक्लियस हैव देयरफॉर ए डिफरेंट मासेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरेनियम जो होता है वो 233 भी होता है, एग्जिस्ट करता है। यूरेनियम जो होता है वो 235 भी होता है, यूरेनियम जो होता है वो 238 भी होता है। कहने का मतलब कि यूरेनियम जो है वो 3 स्टेजेस के अंदर होता है, यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। इसके अंदर क्या होता है कि वो आपके पास के अंदर आपको कुछ टाइम के लिए, कुछ उसकी लाइफ पीरियड के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अनस्टेबल तो वो होता है, रेडियो एक्टिविटी नेचर तो वो होता है, बट कुछ टाइम के लिए आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और आपको वो मिल सकता है। ठीक है, डिके हो रहा होगा बट एक उसकी जो हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। So the uranium 238 so the natural uranium contains 99.2% of uranium 238। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि नेचुरली जो यूरेनियम जो होता है उसके अंदर जो आइसोटोप होता है वो 238 का आइसोटोप जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर होता है। 99.3 जो यूरेनियम होता है उसके अंदर आइसोटोप जो होता है वो होता है 99.3% जो होता है वो होता है यूरेनियम 238। बट ये यूरेनियम 238 है ये जो आपकी चेन रिएक्शन है उसको सस्टेन नहीं कर पाता। इसको अभी हम लोग आने वाली थर्ड स्लाइड के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार चेन रिएक्शन क्या होती है, बट उस चेन रिएक्शन को क्या होता है सस्टेन नहीं कर पाता है। बट जो यूरेनियम 235 है ये आपके पास के अंदर जो आपकी चेन रिएक्शन है उसको सस्टेन करता है, और यही आपके पास में रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों को वर्ड समझ में आ गया होगा ना कि हम लोग क्यों न्यूक्लियर पावर प्लांट बोलते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि आगे आने वाले के अंदर हम लोग किसे ब्रेक करने वाले हैं, हम लोग जो इसका न्यूक्लियस है उसके साथ के अंदर ही छेड़छाड़ करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग आके उस रेडियो एक्टिविटी के अंदर इस चीज को और चेन रिएक्शन के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो यूज है वो और समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप वर्ड आपको समझ में आ चुका है। आइसोटोप्स ऑफ थोरियम, रेडियम एंड यूरेनियम आर अनस्टेबल। ठीक है, बिल्कुल ऑब्वियस चीज है, ये चीज हम लोगों को पहले ही समझ में, ये चीज हम लोगों ने क्लास 12 के अंदर डिस्कस कर रखी है कि रेडियम यूरेनियम जो होते हैं ये अपने पास में क्या होता है कंटिन्यूसली डिके करे जाते हैं, कंटिन्यूसली अपने अंदर में से रेडिएशन, नेचुरल स्टेट के अंदर भी ये क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने अंदर में से रिलीज करे जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। The unstable nucleus decays throughout one and more states until finally a stable nucleus is produced। देखिए नेचर का ये सीधा सा सिद्धांत है कि कोई भी अनस्टेबल चीज होगी तो वो कहीं ना कहीं पे एक स्टेबल स्टेट के अंदर जाने की कोशिश करेगी। सेम यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ में अंदर होता है कि ये नेचुरली क्या होता है कि अनस्टेबल होते हैं। तो ये क्या होता है वक्त के साथ के अंदर डिके होते जाते हैं, और वक्त के साथ के अंदर क्या होता है कि ये डिके होते होते अपने आप को एक स्टेबल स्टेट के अंदर जाए जाते हैं, और ये क्या होता है कि अपने अंदर में से रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं। अच्छा, अब रेडिएशन के अंदर हम लोग ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, ठीक है, बट अगर इस प्रोसेस को हमें थोड़ा सा फास्ट करना होता है और हमें अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है तो हम लोग लेबोरेटरी के अंदर
भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं। और इनका जो डिकेइंग प्रोसेस है उसको अगर हम लोग फास्टली करते हैं तो हमें क्या होता है कि एक लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशंस अगर निकलती हैं तो हमें रेडिएशंस का मतलब क्या हो गया, सिंपली आप ये समझ लीजिए हीट एनर्जी। अगर हम लोग इसे अगर लेबोरेटरी के अंदर अगर हम लोग इसे करते हैं और इस प्रोसेस को अगर हम लोग फास्टली कर देते हैं तो हमारे पास में क्या होगा कि हमें एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो यही हो रहा है इसके अंदर कि radioactivity may be occurred naturally or produced artificially. Artificially radioactivity is often produced by subjecting a nucleus to a neutron bombardment. और यही this artificial radioactivity is used in nuclear reactor. जो वर्ड है न्यूक्लियर रिएक्टर वो एक आप ये मान के चलिए apparatus होता है जिसके अंदर आपके पास में क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है, मतलब कि जो आपके पास के अंदर अनस्टेबल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका डिके किया जाता है, उनका क्या कराया जाएगा, उनका फ्यूजन प्रोसेस कराया जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है इसके अंदर कि एक न्यूक्लियस है उसके ऊपर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया गया, उसका बम्बार्डमेंट किया गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्यूजन प्रोसेस अकर हुआ तो वो जो हैवी एलिमेंट था वो आपके पास के अंदर दो छोटे फ्यूजन बाय प्रोडक्ट्स के अंदर निकल गया और एक लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकली। और ये लार्ज अमाउंट ऑफ जो रेडिएशन निकली, ये लार्ज अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकल के आपके पास के अंदर जो हीट है हीट के फॉर्मेट के अंदर निकलेगी और फिर क्या करेगी, स्टीम को जनरेट करेगी। अच्छा, अब दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इन दो इंपॉर्टेंट इक्वेशन को देख लीजिए। फर्स्टली क्या हुआ कि आपके पास के अंदर यूरेनियम 235 का जो आइसोटोप्स था उसके ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट की गई और आपको दो एलिमेंट्स मिले, वन इज लिथियम एंड अनदर वन इज ब्रोमाइन, और थर्ड जो मिला वो आपको क्या मिला, 3 फ्री न्यूट्रॉन्स आपको मिले। आपने एक न्यूट्रॉन डाला यूरेनियम 235 के आइसोटोप के ऊपर, यूरेनियम 235 आइसोटोप के ऊपर यूरेनियम के आपने एक न्यूट्रॉन डाला और आपको क्या मिले, यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन्स मिले और 2 एलिमेंट्स मिले, मतलब कि 2 फ्यूजन के बाय प्रोडक्ट्स मिले। और ऑब्वियस चीज है रेडिएशन, हीट रेडिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि E = mc², तो एनर्जी तो रिलीज होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या मिले, 3 फ्री न्यूट्रॉन्स मिले। ठीक है, क्या मिले हैं, 3 फ्री न्यूट्रॉन्स मिले हैं आपके पास के अंदर। मतलब कि आपके पास के अंदर कहने का मतलब ये है कि अभी अगर आप ये जो 3 फ्री न्यूट्रॉन्स है अब ये भी सेम वहीं रहेंगे तो ये वापस जाके यूरेनियम 235 से टकराएगा और फिर वापस आपको 3 फ्री, तो काफी ज्यादा फ्री न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं। और फिर क्या होता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस हो जाएगा, मतलब कि एक बार चालू हो गया तो उसके बाद के अंदर फ्री न्यूट्रॉन्स निकले जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरेनियम 235 जो हो रहा है वो कंटिन्यूसली बार बार आके जो फ्री न्यूट्रॉन्स है वो इसके साथ में टकराए जाएंगे और आप लोगों को फ्री न्यूट्रॉन्स मिले जाएंगे और एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो क्या होगी, एक चेन बन जाएगी। बट ये केवल पॉसिबल किसके साथ में, यूरेनियम 235 के साथ के अंदर पॉसिबल है। जैसे ही आप लोग आएंगे यूरेनियम 238 के अंदर तो सिंपली आपने एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया बट आपको यहाँ पे फ्री न्यूट्रॉन्स नहीं मिले, तो क्या होगा कि यार चेन रिएक्शन, एक जो चेन है वो क्या सस्टेन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बिल्कुल वो चेन रिएक्शन सस्टेन नहीं हो पाएगी। इस इक्वेशन को भी आप लोग देख लीजिए। अच्छा, अब ये क्यों नहीं हो पा रही है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट आ जाता है और एक ऑड इवन पार्टी का कंसेप्ट आ जाता है। वो कंसेप्ट अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि लेक्चर अपने आप के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता जाएगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सा छोड़ेंगे और हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए चेन रिएक्शन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि हमारे पास के अंदर जो यूरेनियम 235 है उसके अंदर क्या हो रहा है कि हमें 3 फ्री न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं और 3 फ्री न्यूट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वापस यूरेनियम 235 के साथ के अंदर रिएक्शन करके और फिर एक जो चेन है उसे बना रहे हैं, तो उस चेन को ही कहा जाता है न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। ये कहाँ हमें देखने को मिल रही है, हमें देखने को मिल रही है यूरेनियम 235 के अंदर। बट अब यहाँ पे इस चीज को समझिए कि जो रिएक्शन होता है उसके बाद में जो हमें जो 3 जो न्यूट्रॉन्स जो मिल रहे हैं वो काफ़ी फास्ट स्पीड, काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी के साथ के अंदर और काफ़ी ज़्यादा फास्ट एनर्जी के साथ के अंदर वो वहाँ से रिलीज हो रहे हैं। तो इस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन का जो कंप्लीट टॉपिक है उसके अंदर हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और उसी चीज़ को इस के अंदर मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश करी है। तो चलिए एक बार पहले वर्ड बाय वर्ड समझ लेते हैं और फिर उसके बाद के अंदर हम लोग थोड़ा सा और इसे डिस्कस करते हैं। सो द न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड बाय द फिजन प्रोसेस आर इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एट ए वेरी हाई स्पीड। ठीक है, फिजन प्रोसेस, नेचुरली फिजन प्रोसेस किसके अंदर अकर हो रहा है, आपके पास के अंदर यूरेनियम 235 के अंदर आप लोगों के पास के अंदर अकर हो रहा है at a very high speed and thus have a very high kinetic energy and known as fast neutrons. ठीक है, the elements which can be undergoes to the fission reactions with a fast neutrons are uranium 233, uranium 235 and plutonium 239। ये चीज हमें लोगों को पता है कि ये जो होते हैं ये आपके पास के अंदर चेन रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब कि ये बार बार आपके पास के अंदर न्यूट्रॉन जो होते हैं उससे जनरेट कर सकते हैं। अब जो नेचुरल यूरेनियम कंटेन्स 99.23% ऑफ यूरेनियम 238 एंड 0.7% ऑफ यूरेनियम 235, देखिए
जो नेचुरली जो यूरेनियम है, ये चीज मैं आपने आपको पहले ही बताई कि जो यूरेनियम का आइसोटोप है 238 का, उसे ये ज्यादा कंटेन करता है। कितना ज्यादा? बिल्कुल 99.23%। और जो यूरेनियम 235 है वो कितना होता है? 0.7%। बट जो यूरेनियम 238 है, ये क्या है कि आपके पास के अंदर चेन रिएक्शन, मतलब कि कंटिन्यूसली फ्री न्यूट्रॉन्स को जनरेट नहीं करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास के अंदर एक चेन बनेगी? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल एक चेन नहीं बनेगी। तो क्या होता है, बट यूरेनियम 238 जो होती है, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स जो कि आपके पास में निकल रहे हैं यूरेनियम 235 से, उसे क्या होता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उन्हें यूरेनियम 235 के पास में जाने ही नहीं देता है। अब अगर उन्हें ये जाने ही नहीं दे रहा है तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पहले ही कितनी है? 0.7% है। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है यूरेनियम के अंदर? 238। तो ये क्या हो रहा है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम जो है, जो यूरेनियम है वो ये है। तो ये क्या होता है कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ जो फास्ट न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसके पास के अंदर यूरेनियम 235 के अंदर जो ये न्यूट्रॉन है वो जा ही नहीं पा रहा है। और अगर इसके पास में अगर न्यूट्रॉन नहीं जा पा रहा है तो ऑब्वियसली चीज है कि यहाँ पे आपके पास के अंदर चेन रिएक्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि फ्री न्यूट्रॉन कौन जनरेट कर रहा है? वो तो आपके पास में यूरेनियम 235 जनरेट कर रहा है। तो इस चीज से ओवरकम होने के लिए आपके पास के अंदर क्या किया जाता है कि यूरेनियम का एनरिचमेंट किया जाता है। एनरिचमेंट किस प्रोसेस से किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस से किया जाता है। और एनरिचमेंट का मतलब क्या हो गया है कि जो यूरेनियम आपके पास के अंदर है, उसके अंदर क्या है कि जो आइसोटोप है यूरेनियम का 235, इसकी क्वांटिटी 5 से लेके 10% तक बढ़ा दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास के अंदर जो फास्ट मूविंग जो न्यूट्रॉन है वो इसके साथ में रिएक्ट करके और यहाँ पे भी आ जाए, और फिर ये क्या हो कि और ज़्यादा आपके पास के अंदर न्यूट्रॉन्स जो है उसे जनरेट कर सके, क्योंकि ऑब्वियस चीज है इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी गई है तो अब ये रिएक्शन कर सकता है। अच्छा, अब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? अब जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है उसे उस रिएक्टर के अंदर, उस रिएक्टर को क्या कहा जाता है? फास्ट रिएक्टर। ये पर जो प्रोसेस होता है ये काफी ज्यादा क्या होता है कि आपके पास के अंदर कॉस्टली प्रोसेस होता है, क्योंकि यूरेनियम 235 की जो क्वांटिटी है उसे सेंट्रीफ्यूगल और गैसियस प्रोसेस की हेल्प से कितना किया जाता है? उसी फ्यूल के अंदर 5 से 10% करना है, काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है? उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि आपके पास के अंदर यूरेनियम 238 की एक प्रॉपर्टी है कि वो केवल और केवल फास्ट न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। वो अपने पास के अंदर जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो हैं उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो आपके रिएक्टर्स होते हैं उन्हें इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि चेन रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड वो कर लें, और जो आपके न्यूट्रॉन्स हैं जो कि आपके पास में यहाँ से निकल रहे हैं उनकी स्पीड को वो कम कर दें। अब उनकी स्पीड को कम करने के लिए जो चीज काम में ली जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मॉडरेटर कहा जाता है। और ये मॉडरेटर होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस लिए? कि आपकी जो स्पीड है उसको कम कर सके। द एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी ऑफ यूरेनियम 238 आर वेरी मच रिड्यूस्ड व्हेन ए स्लो न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड ए चेन रिएक्शन एंड कैन अंडरगो सच ए रिएक्टर इज कॉल्ड एज। और इन रिएक्टर्स को कहा क्या जाता है? थर्मल रिएक्टर्स। और एक रिएक्टर्स होते हैं आपके पास के अंदर फास्ट रिएक्टर। तो चेन रिएक्शन आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। चेन रिएक्शन क्या होता है कि आपने एक फर्स्ट टाइम आपने क्या किया कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर फ्यू न्यूट्रॉन हो उसको आपने लिया और उसको आपने बम्बार्ड कर दिया यूरेनियम 235 के ऊपर। जैसे ही आपने यूरेनियम के ऊपर बम्बार्ड किया तो आपके पास में क्या हुआ कि यूरेनियम 235 ने उसे एब्जॉर्ब किया और उसने काफी सारे न्यूट्रॉन्स जो है 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो बनाए, और फिर वापस वो जो 3 न्यूट्रॉन्स है वो वापस आपके पास के अंदर यूरेनियम 235 के ऊपर आते गए, और फिर क्या हो गया कि एक चेन बन गई। बट ये जो न्यूट्रॉन्स जो रिलीज हो रहे हैं आपके पास के अंदर क्या है कि काफी ज्यादा हाई वेलोसिटी हाई काइनेटिक एनर्जी के ये न्यूट्रॉन्स हैं। अब यूरेनियम 235 की एक प्रॉपर्टी होती है कि या तो ये आपके पास के अंदर स्लो मूविंग्स जो हैं उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब उसे उन्हें एब्जॉर्ब कर सकता है, उसे ही नहीं केवल उन्हें ही नहीं उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, या फिर इसका आप लोगों का क्या है कि जो आपका यूरेनियम है उसके अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है उसे 5 से 10% बनाओ, क्योंकि जो यूरेनियम 235 है उसकी ये फास्ट प्रॉपर्टी है कि वो फास्टली आपके पास के अंदर क्या होता है कि जो गाड़ियों से जो फास्टली जो है आपके पास के अंदर जो आपके पास में न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं वो उसे काफी ज्यादा इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे कार। कुछ लोगों को क्या होता है कि फटाफट कार से नीचे उतरने की हैबिट होती है, और कुछ लोगों को क्या होता है धीरे धीरे कार से नीचे उतरने की हैबिट होती है। तो वही चीज इसके ऊपर लागू हो गई। ये बेसिकली अगर इसके अंदर आप लोग जाना चाहते हैं यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑड एंड इवन पार्शियलिटी का कंसेप्ट लागू होता है, बट वो चीज हम लोगों ने क्लास 12th के अंदर डिस्कस कर लिया, तो उसे यहाँ पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी आप लोगों के पास के अंदर सिलेबस के अंदर है नहीं। बट यहाँ इस चीज को पढ़ाने का मेन मतलब ये था कि आपके सिलेबस के अंदर गिवन है फर्टाइल और फिजाइल मटेरियल्स, वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको ये दोनों यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का कंसेप्ट समझ में आया। तो चलिए आते हैं फर्टाइल और फिजाइल मटेरियल्स के ऊपर।
जो आपके अंदर आपका जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, वन इज फर्टाइल मटेरियल एंड अनदर वन इज फिजाइल मटेरियल। फिजाइल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो आपके पास के अंदर नेचुरली फिजन प्रोसेस को क्या होता है कि सस्टेन कर जाए, चेन रिएक्शन को जो है वो अकर कराते जाए। मतलब सिंपल सी कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास के अंदर फ्री न्यूट्रॉन्स के जो होते हैं वो मदर होते हैं। मतलब कि फ्री न्यूट्रॉन्स ये अपनी जो चेन जो इनकी जो इक्वेशन अकर हो रही है, जो इनकी रिएक्शन अकर हो रही है, इसके अंदर आपने वन टाइम इनके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड किया, उसके बाद के अंदर आपको और न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट एलिमेंट की जरूरत ही नहीं है। ये अपने पास के अंदर क्या होगा, कंटिन्यूसली खुद के न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो जनरेट करे जाएंगे और खुद की जो साइकिल प्रोसेस है उसको करे जाएंगे। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं आपके पास के अंदर फिजाइल मटेरियल। इसके एग्जांपल होते हैं यूरेनियम 235, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239। तो डेफिनेशन ये है, द मटेरियल विच आर नोन टू बी अंडरगोज न्यूट्रॉन फिजन are now as fissile materials. Fissile materials are consist of fissionable isotopes that are capable of undergoing nuclear fission only after capturing a thermal neutron. Uranium 235 is the only naturally occurring 0.7%. Fissile materials can sustain a chain reaction within a neutron of an NA energy. और फर्टाइल मटेरियल क्या होती है, ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि अपने आप के अंदर जो अपनी फर्स्ट स्टेज के अंदर तो आपके पास के अंदर फिजनेबल नहीं होते, बट जैसे ही आपने इनके ऊपर न्यूट्रॉन बम्बार्ड किया तो ये ऐसा बाय प्रोडक्ट देंगे आपको जो कि आपके पास के अंदर कहीं ना कहीं आगे जाके अपनी स्टेबल तो एक माइनर स्टेबल स्टेट के अंदर आके और एक फिजाइल मटेरियल बन जाएगा। ठीक है, ऐसे मटेरियल्स को आप लोग क्या कहते हैं, फर्टाइल मटेरियल। और इसके एग्जांपल है थोरियम 232 और यूरेनियम 238। थोरियम 232 का काफी ज्यादा डिपॉजिट इंडिया के पास के अंदर है, बट और वही चीज दिक्कत आ रही है कि इसका जो प्रोसेस है, पहले आपको इसको एक फिजाइल मटेरियल के अंदर बनाना होगा और वो फिर आपके पास के अंदर काफी ज्यादा कॉस्टली प्रोसेस आ जाता है। तो फर्टाइल और फिजाइल मटेरियल डायरेक्टली आपके सिलेबस के अंदर गिवन है, तो इन दोनों की डेफिनेशंस आपको देखनी है और आपको आपकी कॉपीज के अंदर नोट करनी है। ठीक है, ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को फर्टाइल मटेरियल के अंदर हेल्प। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें एक फिजाइल मटेरियल मिल गया। फर्टाइल मटेरियल हमारा क्या है, यूरेनियम 238, और उसकी हेल्प से हम लोगों ने क्या ले लिया, हमें एक फर्टाइल मटेरियल। तो ये आपके पास में चेन रिएक्शन क्यों सस्टेन नहीं कर पाता है यूरेनियम 238, उसकी भी एक रीजन मिल गया। और उसके बाद में अंदर आपको आपका जो फिजाइल मटेरियल है जो कि लेबोरेटरी के अंदर या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर आपने जनरेट किया, उसका भी आपको एक आंसर यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए, ये हो गया आप लोगों के पास के अंदर आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स। और न्यूक्लियर फिजिक्स को डिस्कस करने के बाद के अंदर अब हम कंप्लीट इस लेक्चर को यहाँ पे माइंड अप करते हैं। और अब इसके बाद के अंदर हम लोगों को डिस्कस करना होगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, और वही आपके पास के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इसको हम लोग आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।